चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले सभी का धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। पहले एक दुखद खबर जो अभी आप लोग से ही पता चली, सीताराम येचुरी जी बड़े वरीय नेता भारत देश के, उनका आज निधन हो गया है। आप ही लोग से पता चला। दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, ऐसी कामना करता हूँ। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको मालूम है, राज्य के अंदर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी लगातार हेयरिंग्स हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस विषय को उठाता है कि भाई झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, झारखंड के डेमोग्राफी चेंज होने के कारण जहां देश की संप्रभुता पर भी खतरा मंडरा रही है, वहीं झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता भी खतरे में है। विशेषकर संथाल परगना में जो बंगाल से सटे हुए जिले हैं, चाहे पाकुड़ है चाहे साहिबगंज है, उन जिलों के माध्यम से, उन जिलों के रास्ते भयंकर घुसपैठ हो रहा है और इससे हमारे माटी बेटी रोटी की अस्मिता की प्रश्न खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रबल दावे को सत्तारूढ़ दल जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी लगातार खारिज करती रही है। वो इसे सिर्फ एक राजनीतिक बयान बताती रही है। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस गंभीर विषय को संज्ञान में लिया पीआईएल के माध्यम से, और जब उस पर उन्होंने लगातार हियरिंग की, तो आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे कहा कि भी संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और वहां के 6 जिलों के डीसी और एसपी सीधे उनको रिपोर्ट करे कि भाई उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार जो घुसपैठियों के संरक्षक है, घुसपैठियों का पूरी तरह से एक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उसके सबसे बड़े रहनुमा के रूप में है। इस अति भयंकर समस्या को, इस अति गंभीर समस्या को एड्रेस करने की जगह वो इस पे लिपापोती करने की कार्रवाई प्रारंभ करती है, और जिसका नतीजा होता है कि कोई भी रिपोर्ट वो सही नहीं देती है। आपने देखा होगा पिछले हियरिंग में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी इस बात के लिए ताकीद किया कि भाई यह जो समस्या है, ये संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र दोनों की जवाबदेही के साथ खड़ी होती है। इसलिए केंद्र सरकार भी एफिडेविट के माध्यम से, राज्य सरकार भी एफिडेविट के माध्यम से इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त या मंतव्य रखे। राज्य सरकार ने जो अपने डीसी एसपी के माध्यम से जो उन्होंने हाई कोर्ट ने खारिज किया था, और उनके इस कठोर निर्देशन के बाद आज हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक एफिडेविट जाहिर दिया है, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ संथाल परगना और पूरे झारखंड के लिए एक बड़ा खतरा के रूप में उभर करके सामने आया है। और उन्होंने ये भी माना है कि इसके कारण डेमोग्राफी चेंजेज हुई है। उन्होंने कुछ आंकड़े अपने एफिडेविट के माध्यम से दिया है। वो एफिडेविट के माध्यम से जो आंकड़े दिए हैं उससे साफ दिखता है कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है, भयंकर उल्लंघन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार का पूरा जो है संरक्षण प्राप्त है। किस तरह से पाकुड़ के रास्ते, साहिबगंज के रास्ते, मदरसों के माध्यम से जो इलीगल मदरसे बड़े पैमाने पे एसपीटी की जमीन पे बढ़े हैं, उस मदरसों के माध्यम से आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट बना करके वो झारखंड के अंदर
अपना बसवास कर रहे हैं और झारखंड के संसाधनों का सोशियो इको सिस्टम जो है वो पूरा उसको डैमेज कर रहे हैं, डेमोग्राफी का चेंज कर रहे हैं। गिफ्ट डीड के माध्यम से जमीनों को खरीदा भी किया जा रहा है, मुसलमान उस पर बैठ रहे हैं, उसको जाके कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आधार को, माननीय उच्च न्यायालय ने आधार को भी, उसको भी कहा था कि भी आप भी अपना एफिडेविट दिए। आधार ने साफ तौर पे कहा है अपने एफिडेविट में कि आधार किसी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता है, वो व्यक्ति विशेष के एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मात्र है। किसी के पास आधार बन जाने से, बना लेने से वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। यह आधार ने और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने जो आंकड़े आज एफिडेविट के माध्यम से कहे हैं वो पहले भी हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से जनता को बताया है। उसमें कुछ उल्लेखनीय विषय है जो मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में बताना चाहता हूं। उनके आंकड़ों के हिसाब से 1951 में 23,22,092 यह कुल आबादी थी संथाल परगना की। 23,22,092 की कुल आबादी थी संथाल परगना में जनसंख्या की, जिसमें हिंदू थे 20,98,492। कुल आबादी का 90.37%, कुल आबादी का 90.37%। वहीं 1951 में जो मुस्लिम आबादी थी वो थी 2,19,240, 2,19,240 कुल आबादी का 9.43%। वहीं आदिवासियों की आबादी थी उस संथाल परगना में 10,37,167, 10,37,167 कुल आबादी का 44.67%। जो 2011 लास्ट जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से संथाल परगना की कुल आबादी 69,69,69,097 एक कुल जनसंख्या आबादी संथाल परगना की, जहां हिंदुओं की आबादी 47,35,723, 47,35,723, 67.95%। 1951 में हिंदुओं की आबादी संथाल परगना में 90.37% था। वही 2011 के सेंसस में हिंदुओं की आबादी संथाल परगना में 67.95% हो गया। वहीं मुस्लिमों की आबादी 15,84,285, 15,84,285 कुल परसेंटेज में कुल आबादी का 22.73%। जहां 1951 में मुस्लिम की आबादी 9.43% थी, वो बढ़ करके 2011 के सेंसस में 22.73% हो गई। वहीं ट्राइबल्स की आबादी 2011 के सेंसस के हिसाब से 19,59,133, 19,59,133 कुल आबादी का 28.11%। 1951 में 44.67% ट्राइबल्स वो घट करके हो जाते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब 28.11%, 1%। पूरे देश में 1951 के जनसंख्या आजादी के बाद हिंदुओं का जो जनसंख्या का गिरावट है वो अनुपातिक रूप में 2011 में पूरे देश में दर्ज किया गया है, वो है 4.28%। पूरे देश में हिंदुओं की जो आबादी घट रही है आजादी के बाद 2011 के सेंसस के हिसाब से वो है 4.28%। वहीं संथाल परगना में जो हिंदुओं की आबादी घटी है उसका रेशियो है 22.42%, 22.42%। आप इन बात को समझिए कि भाई यह नैसर्गिक रूप से जनसंख्या के वृद्धि नहीं है, यह नेचुरल तरीके से नहीं है। इसका मेजर कारण है वो है इलीगल इमिग्रेशन। वो जो अवैध तरीके से घुसपैठिए
बंगाल के रास्ते घुस करके यहाँ जो स्थापित हुए हैं, जिसका लॉन्चिंग पैड मुर्शिदाबाद होता है। कई बार हम लोगों ने इस विषय को रखा है कि मुर्शिदाबाद के रास्ते घुसते हैं और फिर मदरसों के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर वो अपने फैलते चले जाते हैं और इसके कारण सोशियो इकोनॉमी जो उनका जो है वो पूरा ये चीज चल रहा है। भारत की सरकार ने राज्य सरकार को कहा है, इट इज हम्बली सबमिटेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इज ड्यूटी बाउंड एंड फुल्ली एम्पावर्ड टू टैकल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलीगल इमिग्रेंट्स as power to deal with such cases has been delegated to them in accordance with the provisions of the constitution. A state government of Jharkhand has constituted the committee for identification and deportation of overstaying foreigners under the chairmanship of additional chief secretary. उन्होंने कहा है कि भाई एक झारखंड की सरकार के पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके डिटेन करके उसको वापस भेजे और इसके लिए वो कोई भी इस लेवल के चीफ सेक्रेटरी, अंडर चीफ सेक्रेटरी, इस लेवल के किसी भी पदाधिकारी के माध्यम से आप कमेटी बना करके उसको डिटेन करिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, डिटेन कीजिए, डिपोर्ट करिए, ये उनके पास है। उन्होंने साथ में यह भी कहा है भारत की सरकार ने कि the answering respondent submit that the government of India is serious and dealing with the matter regarding illegal migration and has taken all necessary steps earnestly. उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारत की सरकार इस गंभीर मसले को समाधान के लिए अपने हाथ में पूरा ताकत रखती है। भारत की सरकार के पास यह पूरा अपना ताकत है कि हम ऐसे लोगों को चिन्हितीकरण भी करें और इसको डिटेन भी करें। यह भारत सरकार के पास यह उनके लिए यह कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर वो यदि राज्य की सरकार जो प्रिमिनरी इन सब चीजों का संघीय व्यवस्था में, उनके जुरिडिक्शन में, उनके क्षेत्राधिकार में ये सारे विषयों को डील करने का अधिकार है, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अपने पास सफिशिएंट मैकेनिज्म भी है और सफिशिएंट अपने पास ताकत भी है कि ऐसे अवैध तरीके से यहाँ रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हम चिन्हितीकरण करके उसको डिटेन करके डिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत भी किया है और उन्होंने कहा है कि नेशनल रजिस्टर होना चाहिए, एनआरसी भी जो है उनको उसको भी माध्यम बनाया जा सकता है। आधार कार्ड एक जो है वो आधार कार्ड सिर्फ यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ही है, एनआरसी ही किसी को रजिस्टर्ड नागरिकता से जोड़ सकता है। तो ये अपने केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने कहा है। राज्य के सरकार ने इस पूरे व्यवसाय में, फिर मुझे लगता है कि पूरी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन जितने मुझे जानकारी मिली है, राज्य सरकार अभी भी समय चाह रही है कि उनको अपना से या अपना पक्ष रखने के लिए सरकार माने माननीय न्यायालय उनको समय दे। हाई कोर्ट ने कहा है, माननीय न्यायालय ने कहा कि आप कमेटी बनाइए और कमेटी फॉर्मेट करके इसको आगे बढ़ाने का काम करिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ज्वाइंटली इस कमेटी को टैकल या हैंडल करें और जो नाम आएगा वो उच्च न्यायालय देखेगी, माननीय उच्च न्यायालय देखेगी कि वो सही है कि नहीं तो वो अपने तरफ से भी इन नामों का प्रस्ताव करके करेगी। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने संविधान प्रदत्त जो हमारी संप्रभुता है उस संप्रभुता के रक्षा के लिए, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभुता ही हमारे होने का सबसे बड़ा सबूत है। अगर हमारे संप्रभुता पर किसी भी कारण से कुठाराघात होता है, किसी ऐसे एक्टिविटी या किसी सरकार के सिर्फ इस कारण से कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए भारत के संप्रभुता पर भी खतरा आने से तो यदि चिंतित नहीं होते हैं तो उच्च न्यायालय ने इसको बड़े ही गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से कहा है कि भाई आप भी इसको उसी तरह से डील करें। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि राज्य सरकार का गृह मंत्रालय या सचिव इन सब बातों से छोड़ करके अपने इस तुष्टीकरण की सरकार को कैसे बचाए रखे, इसको कैसे आगे ले करके जाए। अब एक राजनीतिक कार्यकर्ता पदाधिकारी के रूप में यदि एक्ट करने लगे तो इस तरह की घटनाएं होगी।
उनका कोई भी गंभीरता इस गंभीर मसले पर नहीं है। हम लोगों ने कहा है सिद्धू कानू की भोगनाडी की वो धरती जो हुल का सबसे बड़ा गवाह बना था, जहां 1857 में 40,000 से ज्यादा हमारे आदिवासी भाई इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ हुल की क्रांति का बिगुल फूके थे। आज उस भोगनाडी में 7 परिवार ही जो है वो आदिवासी बचे हुए हैं, बाकी सारे खत्म हो गए हैं। ये एक जीता जागता सबूत है रोटी बेटी माटी के खतरे के लेकर। और उच्च न्यायालय ने इस गंभीर मसले को, जो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते हम बराबर उठाते रहते थे, आज माननीय उच्च न्यायालय के शपथ पत्र में केंद्र सरकार ने इसको दिया है। और मेरा भी ये अपील और मांग रहेगा इस राज्य सरकार से कि राजनीति में अपने पदाधिकारियों को ना झोंकते हुए उनको उनका काम करने दीजिए। आप अगर राजनीति में नहीं सक रहे हैं, अगर आपके दल में कोई राजनेता ऐसा नहीं बचा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके, तो फिर आपको जनता हराएगी। आप पहले ही आप ले डाउन कर दिए। पदाधिकारियों को, असंवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को आप आगे बढ़ा करके राजनीति खेलने के लिए और राजनीति के चीजें करने के लिए भेजेंगे, तो इससे भारतीय लोकतंत्र और लोकतंत्र की परंपराएं ही ढीली होगी, उसमें ही घुन लगेगा, जो किसी भी एक संप्रभु राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। संविधान ने हमें तीनों को अलग तरीके से काम करने के लिए और तीनों को एक दूसरे को बैलेंस के साथ समन्वय बना करके देश को आगे बढ़ाने के लिए ताकत दिया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों एक साथ आगे बढ़ सके, ऐसा हमारे संविधान ने हमें ताकत दिया है। उस पे कोई ओवरलैपिंग ना करे, ये राज्य सरकार को भी समझना चाहिए और इसे पदाधिकारी को भी समझना चाहिए कि आप कोई पक्षपात नहीं कर सकते हैं। आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप एक निर्व्यक्तिक रूप में आप काम करेंगे। जो भी शासन प्रशासन से विद इन लॉ जो आएगा उसको एग्जीक्यूट कराना ही आपका काम है। विदाउट लॉ जाकर के आप काम करने लगेंगे तो अराजकता फैलेगी और राज्य की सरकार अपने निश्चित हार को देख करके अपने पदाधिकारियों को अपने राजनीतिक एजेंडे के प्रतिपूर्ति का माध्यम बना रही है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग आए, इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद।